जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी सीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025 कैसे भरना है। गाइस वैसे तो मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। कुछ कैंडिडेट को तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें अभी सही वेबसाइट का ही नहीं पता, उसमें जब वो दर्शन कर लेते तो उनके सामने सीडीएस का ऑप्शन नहीं आता कि कैसे अप्लाई करें। वो आपको बताया जाएगा कि उसका सोल्यूशन क्या है। इसके अलावा अगर आप एपियरिंग स्टूडेंट है तो आपको बताया जाएगा कैसे आपको क्वालिफिकेशन कहां पर क्या सिलेक्ट करनी है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप क्वालिफिकेशन की जानकारी अपनी प्रोफाइल के अंदर भरे तो क्वालिफिकेशन की जानकारी आप एज इट इज भर दीजिएगा जैसे कि आप उसमें भरते हैं। अगर वहां पर आपको अदर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपकी मेन क्वालिफिकेशन देखने को नहीं मिल रही है, वो आप वहां पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी मेन क्वालिफिकेशन भर सकते हैं। और जब आप मेन अप्लाई वाले ऑप्शन पर आएंगे तो वहां पर 3 विकल्प आपको मिलेंगे, उनमें से चाहे आप कोई सा भी विकल्प सेलेक्ट करें वो भी आपका एपियरिंग के अंदर काउंट होगा। क्योंकि गाइज वहां पर सिर्फ आपको नॉन इंजीनियरिंग डिग्री और इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर ही सिलेक्ट करना है। बाकी जानकारी चाहे आप एपियर्ड हो, फाइनल ईयर के अंदर हो, पास कर चुके हो, आपके सामने 3 ही ऑप्शन आएंगे क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करने के। अब ये तो ही आपकी क्वालिफिकेशन और एपियरिंग वाले सेक्शन की जानकारी। अब यहां पर बात करते कि आप जो कैंडिडेट अपना सीडीएस दर्शन करने के बाद में नहीं देख पा रहे कि अप्लाई का ऑप्शन कहां है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 वेबसाइट है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये है upsconline.nic.in। इस वेबसाइट के माध्यम से सिर्फ यहाँ पर सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका लुक देखने में बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि इस वेबसाइट का, जो कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। इसका यूआरएल है upsconline.gov.in। आपको जो दर्शन करना है आपको इस वाले पोर्टल के ऊपर करना है और आप यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म भरेंगे। और अगर आप यहाँ पर इस वाले पोर्टल पर नहीं आ पा रहे तो जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप ओपन करेंगे, आपके सामने फॉर्म की इंफॉर्मेशन पहले ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लीजिए। लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर 2024 है और बाकी इंफॉर्मेशन भी आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर आपने पिछले 2-3 साल के अंदर सीडीएस, एनडीए या फिर कोई अन्य फॉर्म भरा है इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो गाइज आपका इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है। आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। कैसे? यहाँ पर ईमेल आईडी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी जाएगा, यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। अगर ओटीपी आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। इसके अलावा गाइज अगर आप यहाँ पर पहले से इसमें रजिस्टर्ड है और आप जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको इसमें अपनी जो डैशबोर्ड के अंदर है जो ओटीआर की इंफॉर्मेशन है और सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। क्योंकि पहले जब इसमें रजिस्ट्रेशन होते थे उस वक्त थोड़ी जानकारी देनी होती थी, अब यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी जानकारी देनी होती है, तो वो जानकारी आप यहाँ पर दे देंगे लॉगिन करने के बाद में। पर गाइज अगर आप फुल्ली फ्रेशर है, आपने इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और पूरा नाम आप यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में गाइज आप यहां पर आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहां पर देखेंगे आपसे एक सवाल पूछेगी, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपका जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो आप सिलेक्ट करेंगे। जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, तो इस तरह से आप यहां पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेम वे में अपनी वेरीफाई कर लेनी है जैसे कि अभी आपको मैंने वेरीफाई यानी कि फिल करके दिखाई है। ये करने के बाद आप देखेंगे फादर नेम, तो आपको फादर नेम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा। फादर नेम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर मदर नेम डालेंगे। मदर नेम को भी आपको यहाँ पर 2 बार डाल करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आते हैं और आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी इनमें से कौन सी है। जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए नंबर आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाता है। फिर आप कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। फिर अल्टरनेट ईमेल
आईडी के अंदर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो बताना होगा, यानी कि 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर गाइज आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है, तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करना चाहे बस वो आपको ध्यान रखना है और उसका एक आंसर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देना है। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का यही वाला आंसर दे करके अपने पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर है सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, तो आप सेकंड क्वेश्चन क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसका जो आंसर है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दीजिए। देन गाइज आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी ओटीपी सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला ओटीपी, बेसिकली आपको दोनों ओटीपी एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका ओटीआर आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पहले जब आप इसमें 1 साल पहले तक रजिस्ट्रेशन करते थे तो अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर जानकारी भरी सिर्फ वही ली जाती थी और फिर आप इसमें अप्लाई करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन भरते थे थोड़ा शॉर्ट ही होती थी, इतना डिटेल में नहीं होती थी, आप ऐसे भरते थे। पर अभी यहाँ पर पिछले 1 साल से इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया। अब आपसे इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जो कि अब यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे एक एक जानकारी को भरने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में। ऊपर आपने जो ओटीआर के अंदर जानकारी भरी वो आप देखेंगे। नीचे अभी आपको यहाँ पर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो जानकारी को अच्छे से समझिएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो सबसे पहले नेशनलिटी सिटीजनशिप के अंदर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडियन है। फिर आपको मदर टंग बतानी है, यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना है इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे पोस्ट ऑफिस, आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सिटी, टाउन, विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, जो ईडब्ल्यूएस, जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो फिर आपसे पूछेगी कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस करने पर फिर आपको इसके ऊपर टिक करना है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर एंड थस नॉट बीइंग एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन विल बी ट्रीटेड एज जनरल कम्युनिटी। यानी कि अगर जो कैंडिडेट ओबीसी है और वो यहाँ पर क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर उनको यहाँ पर जनरल कम्युनिटी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। पर अगर आप नहीं आते क्रीमी लेयर के अंदर तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है जो कि आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है आपको पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है और उसमें आपको राइट साइड में नीचे की तरफ देखने को मिलेगा कि आपका सर्टिफिकेट कौन से अधिकारी ने जारी किया है। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सके। इसमें आपको एक आवेदन क्रमांक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आप सर्टिफिकेट नंबर है इसमें आवेदन क्रमांक नहीं भरेंगे बल्कि आपको जो नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको भरना है। तो प्रमाण पत्र क्रमांक आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में भरना होगा और फिर आप यहाँ पर नीचे सक्षम अधिकारी यहाँ पर जो लिखा है तहसीलदार, तो इसका मतलब है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये सक्षम अधिकारी तहसीलदार ने जारी किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर तहसीलदार सेलेक्ट किया है। अगर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में किसी और पोस्ट के अधिकारी का नाम देखने को मिल रहा है तो उस
उसी पोस्ट को आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आता है स्टेट यूटी ऑफ इश्यूइंग, कौन सी स्टेट ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। और किस डेट में इशू हुआ है, जैसे कि यहाँ पर जारी दिनांक इसमें 21/10/2023 है, तो आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर यहीं पर देखने को मिल जाएगी। जो भी आपकी डेट है सर्टिफिकेट जारी होने की वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आता है नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट के अंदर आपकी कास्ट या फिर ट्राइब या फिर कम्युनिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है और आपके सर्टिफिकेट के अंदर ये जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद है सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी। अब सेंट्रल लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी उसका एक लिंक आपको यहाँ पर दिया, मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। गाइज यहाँ पर जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी है उसके लिए जो लिंक दिया है, लिंक यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है और ना ही ओपन हो रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी पीडीएफ सर्च करेंगे। पहले वाली जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी आएगी ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आप जिस भी स्टेट से है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपके सामने इस तरह से कास्ट कम्युनिटी आ जाएगी। तो इनमें से आपकी जो भी कास्ट है या फिर जो भी कम्युनिटी है और उसके सामने जो सीरियल नंबर पड़ा जैसे कि 59, 60, 61 वही सीरियल नंबर आपको यहाँ पर इसमें एंटर करना होगा। तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे वेदर यू आर पीडब्ल्यूबीडी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आप इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आईडी आप इनमें से देना चाहे वो आप दे सकते हैं। और फिर जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आता है हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज पीएच पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द पास्ट, यानी कि कोई एग्जाम जो यूपीएससी ने कंडक्ट किया हो उसमें आप पीएच या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के रूप में रिकमेंड किए गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ, यानी कि बेसिकली क्या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल वाली जो आप यहाँ पर दे रहे हैं, क्या आप उसको यूपीएससी को देना चाहते हैं ताकि वो इन फ्यूचर जो नोटिफिकेशन के माध्यम से मैसेज के माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते रहे, अगर हाँ तो यस और या फिर नो। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें आपके फॉर्म के ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैंने जानकारी बताई है आपको कास्ट कैटेगरी जो है आपकी ओबीसी सेलेक्ट करके। अगर मैं यहाँ पर ओबीसी से फॉर्म को ना भर के एसटी से भरूँ, यानी कि आपको बताऊँ कि एसटी के सामने क्या ऑप्शन आएंगे, तो ऑप्शन सेम ही आएंगे। आपको यहाँ पर सेम वे में आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यानी कि प्रमाण पत्र नंबर, फिर आपका सर्टिफिकेट इनमें से कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है वो आपको बताना है, जैसे कि मैंने अभी आपको ओबीसी का बताया है। फिर कौन से स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो बताएंगे, किस डेट में जारी हुआ है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइंग अथॉरिटी, यानी कि जिस अथॉरिटी ने आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया है या फिर काउंटर साइन किया है उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे कि किस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो गाइज बेसिकली यहाँ पर आपको जिस पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका एड्रेस बताना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है तहसीलदार के द्वारा, जो तहसीलदार का एड्रेस है वो अब आपको यहाँ पर उसमें देना होगा, या फिर जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर अथॉरिटी ने यानी कि पोस्ट के अधिकारी ने काउंटर साइन किया है उस अधिकारी का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसमें कोई अलग से एड्रेस नहीं देना, बल्कि जिस पोस्ट के अधिकारी ने सर्टिफिकेट जारी किया है उसी अधिकारी का जो एड्रेस है, जैसे कि जो आपकी कचेरी है वो कचेरी कहाँ पर है उसका एड्रेस आप लिख दीजिएगा, वही एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद में आता है नेम ऑफ कास्ट ट्राइब। तो बेसिकली अगर आप एसटी से है तो सेम वे में आपको गूगल के अंदर सर्च करना है सेंट्रल लिस्ट फॉर एसटी। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार, तो आप यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करेंगे सेंट्रल लिस्ट फॉर एसटी। ये सर्च करने के बाद आप डायरेक्टली पहले वाली पीडीएफ लेटेस्ट लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब पीडीएफ ये ओपन कर सकते हैं। अगर ये ओपन ना हो रही है तो फिर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट फॉर रिजर्व कैटेगरी ये ओपन कर लेंगे। इसमें आपको तीनों की लिस्ट मिल जाएगी, एसटी की भी, एससी की भी और ओबीसी की भी। तो आपको जिस भी कैटेगरी की ओपन करनी है, जैसे कि मैंने एसटी की करनी है तो मैं यहाँ से एसटी की ओपन कर लूंगा। ये ओपन करने के बाद में आपको स्टेट वाइज देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर इसमें स्टेट भी देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर स्टेट है आंध्र प्रदेश, तो इसमें इस तरफ आपकी जो जाति है वो दी गई है और फिर यहाँ पर वो हिंदी के अंदर भी है और उसका जो सीरियल नंबर है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप उत्तर प्रदेश से है यानी कि यूपी से है, तो आपको इसमें यूपी वाला पोर्शन ढूंढना है, यानी कि यूपी स्टेट चेक करनी है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से देनी है। तो यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आया। अब इसमें यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कास्ट है ये क्या है, ये भूया,
इसका जो सीरियल नंबर है वो 15 है। तो आप यहाँ पर फॉर्म में आएंगे और फॉर्म में आ जाने के बाद में आपको इसमें, मैं एक बार फॉर्म के ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पर तो आपको आपकी जो कास्ट है वो नाम दे देना है और फिर उसके बाद में जो सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है और उसमें जो आपकी कास्ट का सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है इस तरह से। बाकी ये जानकारी ऐसे ही रहेगी जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है ओबीसी की भर के, जिसमें कि आपसे पूछेगी कि आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पर कोई एक सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो भी आईडी आप देना चाहते हो सिलेक्ट करके उसका नंबर डाल दीजिएगा। फिर क्या आप कभी विकलांग के रूप में रिकमेंड किए गए हैं पिछले किसी भी यूपीएससी के एग्जाम में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी को देना चाहते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर जॉब रिलेटेड ईमेल और मैसेज सेंड करते रहे, आप इस ऑप्शन में चाहे यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद में आप यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आएगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि परजेंट एड्रेस। तो पहले आप आपका परजेंट एड्रेस भरेंगे जिसमें क्या हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट, विलेज, यानी कि जो भी चीज आपके एड्रेस के ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर डालनी है और आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं करनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका स्टेट का ऑप्शन, तो आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है वो डाल देंगे, कोई फैक्स नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ऊपर की इन 3 लाइन के अंदर आपको जो आपका एड्रेस है स्टेट डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके बाकी का एड्रेस आपको भरना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है अगर वो सेम है, अलग अलग नहीं है, तो फिर आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे, देन आपको दोबारा से परमानेंट एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक सिंगल सेव के अंदर प्रेजेंट एड्रेस भी भर देंगे यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी भर देंगे और आपका परमानेंट एड्रेस भी भर देंगे। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आप फोटो एंड साइन अपलोड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और फिर यहाँ पर आपको बोला है कि हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ इमेज, यानी कि आपको अगर ये नहीं पता कि आपको फोटो रिसाइज कैसे करना है, उसका एक एग्जांपल आपको दिया है। पर मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वो ओपन करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक से पहले एक वीडियो मिलेगी जिसको वॉच करके आप कैसे फोटो बनाना है मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे आपको फोटो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर फोटो कैसा बनाएंगे उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको फोटो इस तरह का रखना है जिसमें कि नेम के बाद में आपका नाम लिखना है, फिर फोटोग्राफ डेट के बाद में आपकी डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है और फोटो के ऊपर डेट ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके फोटो का फॉर्मेट जेपीजी रहना चाहिए और जो डायमेंशन है वो आपका 550 पिक्सल वाइड और 550 पिक्सल ही हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका साइज है फोटो का वो 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए और जो एक्सेप्ट नहीं होंगे फोटोज वो आपको यहाँ पर बताए हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ रियल फोटो अपलोड करके मैंने ये फाइल सिलेक्ट की, ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आई हर डिक्लेयर दैट फोटोग्राफ माइन, आप इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। ऐसा ही आपको बोला है फोटो अपलोड करने के लिए। इसके बाद आप सिग्नेचर के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर के सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद बोला है कि 350 × 350 आपका जो सिग्नेचर का डायमेंशन है वो रहना चाहिए। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका साइन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ साइन। मैंने ये साइन सेलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पर टिक किया, उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन है वो आ चुका है। और आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको इसमें एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे पहले आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, तो आपको यहाँ पर क्लास डिवीजन ग्रेड के अंदर बताना है कि आपकी क्लास या फिर डिवीजन क्या थी। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं परसेंटेज, उनको यहाँ पर सेकंड क्लास के अंदर रखा जाता है और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड क्लास के अंदर आते हैं या फिर पास क्लास के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर अपना CGPA स्कोर भरेंगे, पहले CGPA स्कोर बताएंगे और फिर कितने में से आपको CGPA आया है वो आप यहाँ पर CGPA आउट ऑफ में लिखेंगे। पर मेरे
नंबर परसेंटेज में है, इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज भर दे रहा हूँ। फिर मुझे CGPA स्कोर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गाइज आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास की है। इसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स आपके पास क्या क्या थे, आपको यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली एक एक करके जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो एंटर कर देने हैं, चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर वो 6 सब्जेक्ट थे। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के आप नाम लिख दीजिएगा। फिर आता है नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। तो आपने कहाँ से आपका 10वीं जो है वो किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको बताना कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा आपके 10वीं की पास किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद 10वीं की जानकारी सेव होगी और अब आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि 12th की जानकारी देखने को मिलेगी। आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि आपने अभी कर रहे हैं या फिर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेम वे में आप जानकारी भरेंगे जैसे कि अभी आपने आपकी 10वीं की जानकारी भरी है, जिसमें कि आपको क्लास डिवीजन बतानी है, आपके जो परसेंटेज है 12वीं के वो बताने हैं, नहीं तो आप CGPA स्कोर भी भर सकते हैं अगर CGPA के अंदर नंबर है। और उसके बाद में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। इसके बाद सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे वो सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर इसमें एंटर कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के नाम आपको लिखने होंगे एंड फिर सेम वे में आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम बताना है और आपका जो बोर्ड था जिस बोर्ड से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है या फिर कर रहे हैं और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपकी 10वीं 12वीं की जानकारी भरी जा चुकी है। तो अगर आप NDA का फॉर्म भर रहे हैं तो इन दो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही आप आपका जो फॉर्म है वो भर लेंगे। पर अगर आप यहाँ पर इसमें प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं CDS के लिए तो या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भी भरनी होगी। तो चलिए मैं आपको ग्रेजुएशन की जानकारी अगर आप भर रहे हैं तो कैसे भरेंगे वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन स्टेटस में कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया। अगर आप कंप्लीट कर चुके तभी सेलेक्ट कीजिएगा, कर रहे हैं तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जानकारी भरने के ऑप्शन आ चुके हैं। आपको पहले आपका स्ट्रीम बताना है ग्रेजुएशन लेवल का, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, ह्यूमैनिटी है, कॉमर्स है, अकाउंट मैनेजमेंट, लॉ या अदर, या फिर बेसिकली इनमें है तो इनमें, अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपको आपकी ग्रेजुएशन डिग्री यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। इंजीनियरिंग की कैटेगरी में इनमें से कौन सी है, अगर इनमें भी नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर सकते हैं। इसके बाद में गाइज यहाँ पर चलिए मैं पहले इनमें से जो क्वालिफिकेशन है वही सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आते हैं क्लास डिवीजन ग्रेड। तो सेम वे में बताना है कि आपकी क्लास डिवीजन या फिर ग्रेड क्या है, परसेंटेज और मार्क्स क्या है वो भर दीजिए। अगर CGPA के अंदर है तो आप CGPA भी भर सकते हैं। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो साल आप यहाँ पर इसमें भर दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट्स या फिर स्पेशलाइजेशन क्या था वो आप यहाँ पर लिखिएगा। आपके स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपके जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर, इनमें से कोई एक चीज आप यहां पर भर देंगे। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उस अथॉरिटी का नाम आपको बताना है, यानी कि कौन से, जैसे कि आपके उसमें डीन होता है, प्रिंसिपल होता है, किसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया, किसने उसके ऊपर साइन किए वो आपको बताना है। और फिर उसका जो पूरा एड्रेस है वो भी आपको बताना होगा, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल है उनका पूरा एड्रेस क्या है उनका आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस देना होगा। फिर एक सवाल आता है कि डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट। क्या आपने कोई नॉर्मल क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन किसी विदेशी इंस्टीट्यूट से प्राप्त की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर देंगे। सेम वे में गाइज अगर आपने PG डिग्री की है तो आप PG की जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं। अब इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बोला है प्लीज अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर अप्लाइंग एनी एग्जामिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, अदरवाइज योर कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर अनिवार्य हो रहे हैं, सर्टिफिकेट अनिवार्य हो रहे हैं वो आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा भले ही आपने सभी जानकारी क्यों ना भर ली हो। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो बोला है वो PDF फॉर्मेट में बोला है और साइज 1 MB से कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा अगर होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आप देख लीजिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप यहां पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको आप TC बोलते हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहां पर इसको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में यहां पर आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी। मैं आपको थोड़ा दोबारा से सर्च करके दिखाता हूं।
यहाँ पर आपको पहली वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। फिर आपको सिलेक्ट जेपीजी इमेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और उसके बाद में आप कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी फाइल का इमेज है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, क्योंकि वो पीडीएफ के फॉर्मेट में ही आपसे लिया जा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको ओपन किया तो इस तरह से ये एज डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली इस तरह से अपलोड हो जाएगा और आप इस आइज के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग ए कॉपी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लेटर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एआईसी यूजीसी इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है तो आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन है या फिर उसके बराबर की जो योग्यता है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे सेम वे में। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपने फोटो आईडी दी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, तो वो आईडी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो आपने अगर SC ST OBC से फॉर्म को भरा या राशन करा है तो आप सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका कास्ट का अपलोड करेंगे। इसके बाद में सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज इलेक्शन, यानी कि जो एज के अंदर छूट मिलती है या फिर आप एज के अंदर छूट चाह रहे हैं तो उसके संबंध में आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर हेलिंग सर्टिफिकेट टू शो दैट द कैंडिडेट हेल्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका हेलिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स, अगर आपको कोई अचीवमेंट है, अवार्ड्स है, प्राइज है, सर्विस एक्सपीरियंस है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो बेसिकली ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और उसके बाद में आप पेरेंटल इन्फॉर्मेशन सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद में आप पहले फादर इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जहां पर आपको नेशनलिटी ऑफ फादर सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फादर प्रोफेशन यहाँ पर आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है फादर की तो आप डिकेज्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोफेशन इनमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से लिख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर जो भी प्रोफेशन है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में फादर का एड्रेस पूछा है, जहां पर बोला है कि फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस, यानी कि अगर आपके पिता का एड्रेस और जो आपका एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस ये सिलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि जो एड्रेस आपने अपना भरा था वही एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। पर अगर वो अलग है तो आप रिसेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने फादर का एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे तो देखेंगे इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, यानी कि अगर आपके पिताजी सर्विस के अंदर है तो आपको यहाँ पर वो कौन सी पोस्ट के ऊपर अभी काम कर रहे हैं वो आपको बताना है और अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो फिर अब वो कौन सी लास्ट पोस्ट पर थे उसका नाम आपको देना है। पर अगर वो नहीं है अभी जॉब के अंदर तो फिर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इस तरह से लिख देंगे। और एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, अगर आपके फादर डिकीज यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, नहीं तो आपकी फादर की एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है इस तरह से। फिर स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कौन सी स्टेट के आपके फादर स्थायी निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और फिर कौन सी स्टेट से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, सॉरी स्टेट से नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट से, वो आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर आएंगे और सेम वे में आपको मदर की इन्फॉर्मेशन भी भरनी है। तो नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मदर का प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ एड्रेस को बता देंगे कि क्या एड्रेस है, या फिर आप चाहे तो फादर एड्रेस का ऑप्शन टिक करके जो आपके फादर का एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड सेम वे में अगर आपकी जो माताजी है वो सर्विस के अंदर है किसी, तो आपको यहाँ पर किस पोस्ट पर काम करती है वो बताना है। अगर वो रिटायर हो चुकी है तो आप यहाँ पर लास्ट किस पोस्ट पर वो काम करती थी उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो स्टेट है आपकी माताजी की जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वो बतानी है और फिर आपकी माताजी की डिस्ट्रिक्ट, एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करके जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पूछा है योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, PSU, प्राइवेट, अदर, तो आप बता दीजिए। अगर आप अभी नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछे कि क्या कभी आपने जॉब की है, एम्प्लॉयड रहे हैं, अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद मैं आपको बताना कि गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो अगर यस तो फिर बताएंगे इफ गवर्नमेंट सर्विस, तो आपको इंटीमेशन शुरुआती डेट बताने की कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, अगर नो तो आप नो कर सकते हैं। पर अगर आप कभी एम्प्लॉयड हुए नहीं है अभी तक तो आप नो कर दीजिएगा सिंपली। फिर पूछे कि हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आपने कभी सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद से कोई काम करा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर देंगे, ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी।
फिर आएगा यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पूछा कि क्या कभी आप यूपीएससी के एग्जाम से निकाले गए हो, ब्लैकलिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या कभी आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर प्रीवियस किसी ईयर के अंदर अपीयर हुए हैं किसी भी एग्जाम में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर, यानी कि जो एलोकेशन होती है या फिर पोस्ट है वो आपको सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम के आधार पर पहले कभी किसी ईयर में मिली है, अगर नहीं तो आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये जानकारी भी आपके सेव होगी। अब आता है अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है पर्टिकुलर्स एट द यूनिवर्सिटी, स्टेट, इन नेशनल लेवल इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, तो अगर आपको कोई प्राइज मिला है, मेडल मिला है, स्कॉलरशिप मिली है तो आप यहाँ पर बताएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड या एनसीसी रिलेटेड जानकारी इसमें भरेंगे। पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज अगर कोई मिली है तो आप बताएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या इंटरेस्ट में आपकी जो हॉबीज़ है वो आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद एक सवाल है कि वेदर योर फैमिली ओन्स और पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या फिर उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो इन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज़, रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो इन एरिया अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज़। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यस करने पर भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी देनी है। पहले आप बताएंगे यहाँ पर लैंग्वेज, उसके बाद में आपको जैसे कि इसमें है रीड ओनली, स्पीक ओनली, तो मैं यहाँ पर इसमें भी हिंदी कर लेता हूँ, स्पीक ओनली। फिर रीड एंड स्पीक, तो रीड एंड स्पीक मैं यहाँ पर हिंदी कर सकता हूँ। उसके बाद रीड, राइट एंड स्पीक, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। एग्जामिनेशन पास, तो अगर आपने कोई एग्जाम पास किया है तो आप यहाँ पर बता दीजिए। जैसे कि मैंने 10वीं हिंदी के अंदर पढ़ी है और उसमें एग्जाम भी पास किया, तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जानकारी आ चुकी है। रीड भी कर सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ इंडियन लैंग्वेज है, कोई अन्य लैंग्वेज नहीं है, यानी कि इंग्लिश का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पर कोई अन्य लैंग्वेज जो कि इंडियन ही हो वो आपको आती है तो सेम वे में आप बता देंगे और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपकी प्रोफाइल की जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप इसमें अगर किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते या फिर किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते जो कि यूपीएससी के अंदर यूपीएससी के द्वारा अभी जारी किया गया है, तो आप उसके लिए यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर एनडीए और सीडीएस का फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि दोनों के फॉर्म सेम डेट से लेकर के सेम डेट तक भरे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ सीडीएस के सामने जो अपडेट एडिट ओटीआर है, यानी कि अगर आप अपने जो अभी ओटीआर किया है उस जानकारी को अपडेट करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर इसको यस करके ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने वही इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी आपने ओटीआर के अंदर भरी है। तो आप यहाँ पर व्यू प्रिंट द प्रोफाइल समरी इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो सभी जानकारी एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है और उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद में यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आप नीचे की तरफ आकर के क्लिक फॉर पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब पार्ट 2 पर क्लिक करने के बाद इस तरह से जानकारी आएगी और अभी आपको यहाँ पर अपनी बाकी की जानकारी भरनी है। जो आपकी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी है वो ऑलरेडी यहाँ पर भरी हुई है, क्योंकि ये जानकारी आप अभी ओटीआर के समय भर चुके हैं। अभी आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन के अंदर सिलेक्ट करना है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। तो पहला है कि पास्ट अपीयर्ड अपीयरिंग द फाइनल ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी कि आप आपकी फाइनल ईयर डिग्री पास कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, जिसमें कि आपके पास फिजिक्स एंड मैथ था 10+2 लेवल पर, यानी कि जो आपकी 12वीं थी उसमें आपके पास फिजिक्स और मैथ था 12वीं के अंदर। और जो आपकी फाइनल ईयर डिग्री है वो चाहे आपने पास कर ली हो या फिर आप कर रहे हो, आप पहले वाली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड है कि आप आपकी जो क्वालिफिकेशन है चाहे वो पास कर चुके हैं चाहे वो अभी आप कर रहे हैं और आप यहाँ पर फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, यानी कि अगर आप आपकी जो क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग की डिग्री है उसके आप फाइनल ईयर के अंदर हो या फिर आप पास कर चुके हो, आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा तीसरा है कि आप आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है कि फाइनल ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी कि जो फाइनल ईयर डिग्री है चाहे वो या फिर कोई इसके बराबर
की योग्यता आप चाहे पास कर चुके हैं या फिर आप फाइनल ईयर के अंदर है और विद अदर सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स एंड मैथ नहीं था, तो फिर आप यहाँ पर तीसरी वाली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है या फिर आप कर रहे हैं और आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स एंड मैथ था, तो पहले वाली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। कोई इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप सेकंड वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे। तीसरी है कि अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जो कि डिग्री के अंदर ही काउंट होती है या उसके बराबर की योग्यता और आपके पास अदर सब्जेक्ट था, यानी कि आपके पास 12वीं लेवल पर फिजिक्स और मैथ नहीं था, तो आप तीसरी वाली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जो आपने आईडी के अंदर जानकारी भरी थी वो आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड इन ओटीआर, यानी कि ओटीआर के समय जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था आप यहाँ से इसको व्यू करेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड इन ओटीआर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सेक्शन के ऊपर सेंड किया जाएगा जो कि आपने ओटीआर के समय भरा था, जिसमें कि आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे दी सिलेक्टेड फोटो आईडी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं और या फिर आप दोबारा से यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी आईडी अपलोड कर दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन पर अगेन क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर से आप यहां पर आएंगे और फिर क्लिक फॉर पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी अभी आपने भरी है जो कि मैं आपको बता रहा था वो आप यहां पर सिलेक्ट करके इस तरह से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अभी आप यहां पर देखेंगे कि आपने जो आईडी अपलोड की वो आप यहां से व्यू कर सकते हैं। फिर यहां पर सवाल है कि क्या आपके पास DGCA भारत द्वारा जारी वैध एवं वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर प्रेफरेंसेस है तो आप यहां पर प्रेफरेंसेस देंगे। अगर आप यहां पर सभी के लिए प्रेफरेंस देने के लिए एलिजिबल है तो आप यहां पर एक इस तरह से 2, यानी कि जिस नंबर पर जिसको प्रेफरेंस देना चाहे वो दे सकते हैं। और अगर आप यहां पर किसी एक पर ही एलिजिबल है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो फिर वो आपके सामने एरर आता रहेगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। इसके पहले आप यहां पर इन सवालों के आंसर कर दें, जिसमें क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र सीनियर डिवीजन जो कि सेना, नौसेना, वायुसेना अकादमी है या फिर मिलने की संभावना है। अगर है तो बताइए कि किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या सैन्य बल में कार्यरत है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कंटिन्यू ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने एरर आया कि यू कैन ऑप्टेड AFA एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस ओनली, अदरवाइज पुट अगेंस्ट इट। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट की है या इंजीनियरिंग डिग्री से मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पर AFA के लिए ही प्रेफरेंस देने के लिए एलिजिबल हूँ। अगर आप जो पहले वाली क्वालिफिकेशन थी जिसमें कि डिग्री का ऑप्शन था और बोला था कि आपने आपकी 12वीं के अंदर आपके पास फिजिक्स और मैथ था तो फिर आप यहाँ पर अन्य प्रेफरेंसेस भी दे सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं यहाँ पर AFA को प्रेफरेंस देता हूँ और बाकी मैं यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इसी की प्रेफरेंस देने के लिए एलिजिबल हूँ मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी इस तरह से आएगी। आप यहाँ पर अगर अभी भी कोई जानकारी अपडेट करना चाहते तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो जो आपके सामने यहाँ पर ये कैप्चा कोड आया है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में गाइज आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज पहले आएगा। जब आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस वाले इंटरफेस पर आएंगे जहाँ से आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और बाकी की जानकारी नोट कर लेनी है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर यहाँ से इसको PDF के रूप में सेव कर लेना है। उसके बाद आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर अगेन क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर व्यू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपने फोटो साइन अपलोड कर रखे OTR के समय वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर अपडेट फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो बैक के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद में सेंट्रल सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर सेंट्रल सिलेक्शन आप दे दीजिए कि कौन सी चॉइस आप रखना चाहते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है।